पिछली क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक भू संचलन, पटल विरूपणी बल, अंतर्जात बल, बाहिर्जात बल, इनके बारे में बात कर रहे थे। तो अब वलन के पश्चात हमारे सामने एक आकृति और आती है, भ्रंश या फॉल्स। तो जब ये अर्थ मूवमेंट्स होते हैं या संचलन होते हैं तो उसमें जो तनाव मूलक संचलन होते हैं उनकी तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस संरचना को हम लोग भ्रंश कहते हैं। और जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। अब आप थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि तनाव मूलक संचलन और संपीड़न मूलक जो संचलन है उन दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये नीचे आपको जो एक चित्र डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए कि जब दो जो भाग हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उन्हें वो तनाव के कारण ऐसा संभव हो रहा है। और जब दो भाग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें संपीड़न की स्थिति दिखाई दे रही है। तो अब हम जब विभंग तल की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर कि जिस तल के सारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश कहते हैं। ये जो भ्रंश होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, या जैसे एक तरह से आप मेरे ख्याल से आप भ्रंश के प्रकार की बजाय पहले भ्रंश से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। ऊपर एक चित्र दिखाया हुआ है, उसमें एक विभंग तल या भ्रंश तल आपको मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। विभंग तल जो होती है वो सतह होती है जिसके सारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। यह लंबवत, क्षैतिज, झुका हुआ, वक्राकार या किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके बाद हम भ्रंश नति की बात करते हैं। तो भ्रंश और क्षैतिज तल के बीच के कोण को हम विभंग तल की नति कहते हैं। विभंग तल या भ्रंश तल की नति कहते हैं। और जो उत्क्षेपित खंड है, आप देखिए सामने आपको ऊर्ध्वपात खंड दिखाई दे रहा है, उसे ही उत्क्षेपित खंड कहते हैं। भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड भी कहते हैं। जो ऊपर आपको भाग दिखाई दे रहा है वो ऊर्ध्वपात खंड है, और जो अधक्षेपित खंड है उसे हम अवपात पार्श्व भी कहते हैं, अधक्षेपित खंड भी कहते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे खंड की अपेक्षा जो निचला जो खंड होता है उसे हम अधक्षेपित खंड कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये पता चल नहीं पाता है कि कौन सा खंड जो है वो गतिशील हुआ है, या मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका है। शीर्ष भित्ति देख लीजिए आप लोग कि भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है उसे हम शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति कहते हैं। और पाद भित्ति या फुटबॉल, तो भ्रंश की जो निचली दीवार होती है उसे हम पाद भित्ति कहते हैं। एक है इसमें आप देख लीजिए भ्रंश कगार है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। भ्रंश कगार आपको समझ में आ ही रहा होगा। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार के कभी कभी क्लिफ के समान भी जाता है। और वैसे ये भी है कि कगार जो है, जो स्कार्फ्स होते हैं वो हमेशा भ्रंशन के द्वारा नहीं बनते, बल्कि कगार का निर्माण अपवर्तन के द्वारा भी हो जाता है। वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो भ्रंश जब
को उत्पन्न करने वाले जो संचलन है वो क्षैतिज, लंबवत या किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है। इसीलिए जो चट्टानी खंडों का स्थानांतरण है वो हज़ारों मीटर तक या कई किलोमीटर तक होता है। और सामान्य रूप में जो भ्रंशों का संचलन है एक बार में तो कुछ मीटर तक हो सकता है। वास्तव में जो भूपटल के जो निर्बल क्षेत्र हैं उनके सहारे लंबे समय तक संचलन चलते रहते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का निर्माण होता है। तो हम थोड़ा सा अब ये भ्रंशों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो भ्रंश है वह है सामान्य भ्रंश या नॉर्मल जो भ्रंश होता है। चट्टानों में जब दरार पड़ जाती है तो उसकी वजह से दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। आप नीचे देखिए, चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। सामान्य भ्रंश दिखाई दे रहा होगा। विपरीत दिशा में दोनों चट्टानें खिसक जाती हैं दरार पड़ने के बाद में और फिर सामान्य भ्रंश बन जाता है। इसमें जो भ्रंश तल होते हैं वो लंबवत या खड़ी ढाल वाले होते हैं। और सामान्य भ्रंश में शीर्ष वृत्ति या जो निलंबी वृत्ति होती है वो अधिक्षेपित खंड की ओर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं व्युत्क्रम भ्रंश की। जब चट्टानों में दरार पड़ती है और चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इससे व्युत्क्रम भ्रंश बन जाता है। इस तरह की भ्रंश में जो चट्टान का खंड है दूसरे पे चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम यथाष्ट कहते हैं। इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश भी, उत्क्रम भ्रंश के साथ साथ क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। और इस भ्रंश में शीर्ष भित्ति या निलंबी दीवार भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। हालांकि आप थोड़ा सा सिंपल वे में ही इसको समझ लीजिए। इसके अलावा दोनों में अंतर ये है सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश में कि सामान्य भ्रंश जो होता है वो तनाव के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है वो संपीड़न के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए इसे व्युत्क्रम भ्रंश को हम लोग संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। इसके बाद आता है पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण भ्रंश। क्षैतिज दिशा में या हॉरिजॉन्टली जब संचलन होता रहता है पृथ्वी के किसी तल का, तो भ्रंश तल के सारे क्षैतिज गति होती है तो उसे हम पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं या फिर इसे नतिलंबी भ्रंश कहते हैं। इसके अलावा एक सोपानी भ्रंश होता है। जब किसी भूभाग में बहुत कई भ्रंशों का इस तरह से निर्माण हो जाता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल की एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस प्रकार के भ्रंश को देखने से भ्रम पैदा होता है कि जैसे कि सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं और सीढ़ियों पर हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो भ्रंश है वो उसका भ्रंश के द्वारा अधिक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में हो, यानी कि जो एक तरफ एक ही दिशा में होता चला जाए। इस भ्रंश के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उनमें एक, जैसे हम जब बात करते हैं तो इस भ्रंश की क्रिया के द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग, तो आप मेन रूप में ये समझ सकते हैं कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि हम बार बार भ्रंश की बातें कर रहे हैं, लेकिन भ्रंश या फोल्ड्स के लिए एक सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये दी जाती है कि भ्रंशन की क्रिया के द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे की ओर चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि कई स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है और उस पर भी फिर क्या होता है कि अपर्दन होता है, उसकी वजह से भी अनेक स्थल रूप बन जाते हैं। तो इस भ्रंशन द्वारा जो स्थल रूप होते हैं उसमें होस्ट, ग्रावेंट, जिसे द्रोणिका भी कहते हैं, और रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी, ये महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों के बारे में भी मैं आपको
थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो रिफ्ट घाटी है उसको सबसे पहले हम लेंगे। ये बहुत फेमस घाटी है। इस भ्रंजन की क्रिया के द्वारा जो रिफ्ट घाटी या जिसको हम दरार घाटी कहते हैं, महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग तो नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो उसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। अब ग्रावेन का जो जर्मन भाषा, ग्रावेन जो है वो एक जर्मन भाषा का पारिभाषिक शब्द है, उस जिससे एक घाटी या नादनुमा गड्ढे का बोध होता है। जो ग्रावेन और रिफ्ट घाटी में अंतर अधिक नहीं होता है। अलग अलग भागों में इसे रिफ्ट घाटी या ग्रावेन के नाम से जाना जाता है। और सूक्ष्म रूप में अगर दोनों में अंतर करें तो करते हैं तो ग्रावेन जो होती है वो रिफ्ट घाटी से आकार में छोटी होती है, लेकिन अंतर बहुत नगण्य है। दोनों स्थल रूप जो होते हैं वो एक तरह से समान ही दिखाई देते हैं। रिफ्ट घाटी का निर्माण तो उस समय भी होता है जब बीच का भाग स्थिर रह जाए, ठीक है, और उसके साथ में अगल और बगल के भाग यानी कि लेफ्ट साइड का भी भाग और राइट साइड का भी भाग जो है ऊपर उठ जाता है। जैसे सामान्य रूप में तो क्या होता है कि रिफ्ट घाटी जो होती है वो बहुत लंबी भी होती है और सक्रिय होती है और बहुत ज़्यादा गहरी होती है। जो राइन नदी है उसकी रिफ्ट घाटी एक प्रमुख रिफ्ट घाटी या ग्रावेन का एक बहुत ज़्यादा सुंदर उदाहरण है। ये जर्मनी में बसेल और बिंजन नगर के बीच में 320 किलोमीटर की लंबाई में और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इसके एक और बॉसजेस तथा हॉर्स पर्वत है और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट और ऑडेनवर्ल्ड पर्वत है। और ये एक तरह से अपने जैसे हमने बात की थी होस्ट पर्वतों की और ब्लॉक पर्वतों की, यानी कि होस्ट या ब्लैक पर्वतों के उदाहरण को ये हमें बताते हैं। और जो जॉर्डन नदी की घाटी है वो लाल सागर के बेसिन में से बहती हुई है। जेम्बेजी नदी और 48 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। ये भी संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। हालांकि रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति के संबंध में कई परिकल्पनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी 2-3 चीज़ों को मुख्य रूप से इसमें लेते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा बहिर्जात बलों के बारे में भी बात कर लेंगे। तो जो रिफ्ट घाटी होती है या ग्रावेन, उनकी गहराई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी तली सागर तल से नीचे तक भी पाई जाती है। अब आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि दक्षिणी कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है, मृत्यु घाटी है, वो भी ग्रावेन की श्रेणी में आती है। एशिया का मृत जो सागर है वो भी रिफ्ट घाटी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसकी तली सागर तल से 866 मीटर नीचे तक है। जॉर्डन घाटी की सतह भी सागर तल से 433 मीटर नीचे है। और ये जो ग्रावेन की समस्त जो गहराई है वो 1.6 किलोमीटर है। कई और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि रिफ्ट घाटी या जो ग्रावेन होती है वो केवल अपनी जो ज़मीन है उसके ऊपर ही नहीं पाई जाती, बल्कि सागर के तल में जो पानी के नीचे भी पाई जाती हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि संसार की जो सबसे गहरी ग्रावेन है वो महासागरों के अंदर डीप में बहुत गहराई में ही मिलती है। क्यूबा के दक्षिण में वॉटलैंड ट्रफ सागर ताली की जो सतह है वो 4.8 किलोमीटर गहरी है। साथ ही जावा के पास सागर तली में भी 6.4 किलोमीटर तक नीचे तक ये ग्रावेन पाया जाता है। सब जो संसार का सबसे गहरा फिलिपाइन डीप है वो 10.47 किलोमीटर तक गहरा है। इसके अलावा भारत में नर्मदा नदी की घाटी को भी हम रिफ्ट घाटी का उदाहरण मान सकते हैं। और स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी, ये सब रिफ्ट घाटियों में आते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अपने बहिर्जात बलों के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। जो पहले भी हमने ये बात की है कि जो अंतर्जात बल होते हैं वो भूपटल पर
विषमताएं या असमानताएं, यानी कि जिसे कहते हैं कि एक लोकल लैंग्वेज में कि उबड़ खाबड़पन लाते हैं। और जो बहिर्जात बल होते हैं वो इस भूतल पर विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक तरह से इनको समतल स्थापक बल कहा जाता है। जैसे अंतर्जात बलों के द्वारा तो क्या होता है, अचानक से विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा। और बहिर्जात लेकिन और अचानक से होती हैं, लेकिन बहिर्जात बल होते हैं वो उन्हें दूर करने में उनको कई दीर्घकाल का समय लेना पड़ता है। इनमें सबसे प्रमुख कार्य है अनाच्छादन। अनाच्छादन में से आते हैं अपक्षय और अपर्दन। अब चूंकि देखा जाए तो ये अपक्षय और अपर्दन जो है एक तरह से एक बड़े अलग से इनको अपने को अध्ययन करना होगा। अपक्षय के द्वारा अब एक सिंपल रूप में हम बात कर सकते हैं कि अपक्षय के द्वारा चट्टानों का विघटन हो जाता है, वियोजन होता है, और जो उसी स्थान पर जो टूटे फूटे पदार्थ हैं वो वहीं पर पड़े रह जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। तो अपक्षय के का मतलब जो अपक्षय होता है उसमें सूर्य का ताप, वर्षा का जल, तुषार यानी पाला या ठंडक, वनस्पति, जंतु या मानव सब साथ देते हैं। और साथ में अपर्दन, और जो अपर्दन को हम जब लेते हैं, अपक्षय में तो हमने चीज़ों की तोड़फोड़ को हाथ में ले लिया, लेकिन अपर्दन में हम अब चीज़ों जो चट्टानें होती हैं उनकी टूट फूट के साथ में हम उनको परिवहन को भी सम्मिलित करते हैं। परिवहन में जैसे परिहिमानी है, पेरी ग्लेशियल जो चीज़ें हैं, नदी, हिमनद है, जल पवन है, और भूमिगत जल है, सागरीय लहरें हैं। ये अपर्दन द्वारा चट्टानों को कुरेद कर उन्हें अपर्दित करती रहती हैं, और अपर्दन से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के निक्षेपित करती हैं और कई तरह की शिलाकृतियों का निर्माण करती है। यानी कि अब चूँकि ये बहिर्जात बलों में हमने केवल इतना सा ही लिया है, इस चैप्टर में हमने अंतर्जात बलों के बारे में ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि जो बहिर्जात बल हैं उसमें जब अपक्षय और अपर्दन की हम बात करते हैं तो अपक्षय अपर्दन जो है उसके लिए अलग से एक बहुत बड़े चैप्टर का हमें अध्ययन करना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो आज हमने इस चैप्टर में तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, और अंतर्जात बहिर्जात बलों द्वारा पृथ्वी के बाह्य भागों में जो विषमताएं समतल हो जाती हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो अगली क्लास में हम और इनकी जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो